जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ आज की वीडियो को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले रेलवे के लिए, टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि पहले एलपी का एग्ज़ाम होगा। एलपी के एग्ज़ाम के लिए भी यही टॉपिक इंपॉर्टेंट, उनको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास अच्छा टाइम नहीं है कि आप बढ़िया जा के पढ़ाई करें एलपी वाले। लेकिन टेक्नीशियन के लिए अभी सफिशिएंट टाइम है, आपके पास अभी 1 महीना के आसपास बचा हुआ है। तो आप 1 महीने में इन सारे टॉपिकों को अच्छे से एक एक वीडियो देख के, एक एक चैप्टर पढ़ के अच्छे से टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। मुझे पता चला है कि आप लोग बहुत कमेंट करें कि मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे टेक्नीशियन वाले। तो देखिए, मैं तो आप पहले से पढ़ रहे होंगे, रीजनिंग भी आप पहले से पढ़ रहे होंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है और जो 40 नंबर जो आने वाला है ना, वो 40 नंबर केवल और केवल साइंस से आ रहा है। तो साइंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सारी चीज़ हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो रहेगी मेन फोकस साइंस पे रहेगा, बाकी मैं मैथ के लिए बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको पता तो है, सिलेबस में यही तो चीज़ लिखी है, लेकिन पढ़ना कैसे है वो आपको नहीं पता। कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको नहीं पता है। तो वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आप शुरू से लेकर लास्ट तक बस देखते रहिए, जिस तरीके से मैं बोलूँगा ब्लॉक लगातार आप उस तरीके से करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सिलेक्शन मिलेगी। ठीक है, तो आइए वीडियो की शुरुआत करें। तो सबसे पहले मेरा मेन टारगेट साइंस का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। 25 क्वेश्चन रीजनिंग का आएगा, 25 क्वेश्चन आपका आएगा मैथ का, लेकिन 40 क्वेश्चन जो आने वाला है वो केवल और केवल किससे आने वाला है, साइंस से आना है। और साइंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि सर कहाँ से साइंस पढ़ें। तो साइंस के लिए एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला, पढ़ना कैसे। जैसे अभी आवर्स आरडी अगर पूछ दे तो देखिए, आवर्स आरडी ऐसा नहीं है कि बस जाए और रिवीजन किए खत्म, उसमें इंपॉर्टेंट किया है। जैसे डोबर्नियर की सारणी, न्यूलैंड की सारणी, मेंडलीव की सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, तो इसको आप अच्छे से थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद से जैसे कि इसमें एसपीडी या ब्लॉक होती है, कौन से कहाँ कहाँ पे तत्व उपस्थित है, वो सारी चीज़ आपको याद होना चाहिए। 1 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि पूछ देता है कि कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना है, तो आप याद रहेगा तभी तो बताएंगे। और ये तो जनरली सवाल आते ही आते इस तरीके से। उसके बाद से 97 पूछ लेता है कि डी ब्लॉक का प्रथम तत्व कौन है, समझ रहे हो। उसके पास पूछ लेता है कि कौन से तत्व का सबसे ज़्यादा ऋण बंधुता, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका ज़्यादा है, ऋणात्मक तत्व कौन सबसे ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो एक एक लाइन की सवालें होती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सब चीज़ों को खत्म करो, अच्छे से रिवीजन कर लो। उसके बाद ये भी देखना है आवर्त सारणी में कि ऊपर से नीचे आओगे तो परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होगा, बाएं से दाएं जाओगे तो परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या परिवर्तन होगा। ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। संयोजकता याद होनी चाहिए, बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, उसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन उसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्री गैसों की सीरीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आपका सही। तब सोचिए कि आपके आवर्स ऑलरेडी कंप्लीट है, तब आपको अगले चैप्टर पे जाना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जिस तरीके से बताऊंगा आप उस तरीके से पढ़ना है, तब आपका सिलेक्शन होगा। समझ रहे हो। अभी आपके पास टाइम है, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए टाइम है। तो आप लोग देखिए, चाहे जिस भी कैटेगरी से, ट्रेड वाले हो, पीसीएम कैटेगरी वाले, पीसीएम वालों के लिए तो मस्ट इंपॉर्टेंट है साइंस। समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस, और साइंस से बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा, जो जो चीज़ कह रहा हूँ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी टाइम है आपके पास, 30 दिन का सफिशिएंट टाइम है, तो इसमें कोशिश करिएगा पढ़ने का। उसके बाद से आपको परमाणु संरचना, तो परमाणु संरचना में आपको जाना है। तो सबसे पहले तो जैसे कि परमाणु की संरचना आपको अच्छे से याद करना है, कौन कौन सा न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो। रदरफोर्ड का मॉडल याद करना है, जितने मॉडल है, हाइजेनबर्ग, ये सारी चीज़ों का आपको मॉडल याद होना चाहिए। और इसमें भी परमाणु संरचना, एटॉमिक मास याद कर लीजिएगा, समझ रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। और इसके जो फार्मूले, जो जो एक दो छोटे छोटे इसमें फार्मूले हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें परमाणु संरचना में याद कर लेने। ठीक है, इसका आकार करना है, नाभिक का आकार कितना होता है, समझ रहे हो, केंद्रक का आकार कितना होता है, अणु का आकार कितना होता है, ये सब चीज़ें आपको पैरामीटर याद होने चाहिए। ये सब सवाल आएंगे, अचानक आ जाएंगे और आप समझ नहीं पाएंगे कि आया कहाँ से। तो ये सारे आकार वाले जो चीज़ बताया ना, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग।
उसके बाद से दूसरा टॉपिक जो है अम्ल क्षार और लवण का, पहला तो मैं कंप्लीट कर दिया, दूसरा भी कर दिया, तीसरा अम्ल क्षार और लवण। और अम्ल क्षार लवण तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेलवे के लिए, चाहे एलपी में बैठ रहे हो, चाहे टेक्नीशियन बैठ रहे हो, किसी भी एग्जाम बैठ रहे हो ना, तो अम्ल क्षार बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एनटीपीसी की तैयारी करो किसी में। तो अम्ल क्षार में जैसे कि कौन से अम्ल से जैसे कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा पाया जाता है, ठीक है, और जितने सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये सारे जितने अम्ल हैं, इन सब चीज़ों को आपको याद करने एक नोट्स बना लीजिएगा, उस पर लिख लीजिएगा कौन कौन से अम्ल से क्या क्या पाया जाता है। फिर अम्ल क्षार, पीएच वैल्यू जो होता है, लवण, एक रिएक्शन याद कर लीजिएगा अम्ल क्षार लवण से, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से अम्ल क्षार लवण का जाइएगा, एक चैप्टर किसी यूट्यूब टीचर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो अम्ल क्षार जैसे लवण के लिए आपको नीरज सर जैसे एक बहुत अच्छे टीचर हैं, वो पढ़ा रहे हैं, इसके झा से भी आप पढ़ सकते हैं, और काजल मैम भी पढ़ाती हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे होंगे, फ्यूचर गुरुजी के नाम से भी कोई टीचर है, तो कहीं से भी आप पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। उसके बाद से धातु एवं अधातु, तो पिछली बार ग्रुप डी में भी भर भर के सवाल आए थे धातु और अधातु से, तो मेटल और नॉन मेटल्स ये सब जाइए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, इससे सवाल आ रहे हैं मेटल और नॉन मेटल से। तो देखिए कहने का क्या मतलब है कि आपके 15 टॉपिक में बताऊंगा, तो आप एक एक टॉपिक को एक एक दिन में खत्म करेंगे तो 15 दिन में खत्म हो जाएगा। और वही बात अगर एलपी वाले कर ली, तो एलपी वाले थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा इन टॉपिक को, जिन टॉपिक को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले से आपने पढ़ाई कर लिया है, आपका एग्जाम डेट पहले से अनाउंस है, टेक्नीशियन का एग्जाम बाद में। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में जाइएगा, उसमें सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा कि विषुवत रेखा से दूर जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है जी पे, ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है जी पे, समझ रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर क्या होता है, कैपिटल जी का मात्रक क्या होता है, कैपिटल जी के मान क्या होता है, स्मॉल जी का कहाँ वैल्यू ज़्यादा होती है, ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। और लिफ्ट वाला सवाल आपको याद होना चाहिए कि लिफ्ट में ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, लिफ्ट में नीचे जाते हैं तो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों को आप एक एक चीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा, बड़ा आपको हेल्पफुल होगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए, तो ऑर्गेनिक पढ़ लीजिएगा। इनऑर्गेनिक देखो, ऑर्गेनिक तो आपको पता होगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन वगैरह जिसमें आते हैं, यूपीएससी का नाम वगैरह पूछता है, तो जो भी हो ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लिए। इनऑर्गेनिक क्लोरीन, ऑक्सीजन, फास्फीन, तो जिसमें मतलब कार्बन नहीं होता है, तो वो सब चीज़ों को भी थोड़ा सा बड़ा आजकल ट्रेंड में चल गया है रेलवे के, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिएगा। जल हो गया, इनऑर्गेनिक में आता है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। पोषक तत्व तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पोषक तत्व तो आपको याद कर लीजिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन होता है इसमें, उसके बाद से हाँ सारी चीज़ तो होता ही है पोषक तत्वों में, तो सारी चीज़ आ जाते हैं। प्रोटीन आपको याद करना है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह याद कर लीजिएगा, तो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जब रिएक्शन पड़ेगा तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन वगैरह आता है, तो पोषक तत्व बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो पोषक तत्व को भी आप लोग एक बार अच्छे से ख़त्म कर लीजिएगा। प्रोटीन ख़त्म कर लीजिएगा, उसके बाद से विटामिन भी आता है, विटामिन की खोज किसने किया था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ख़त्म करना है। उसके बाद कोशिका विज्ञान, पादप कोशिका विज्ञान जो भी है, तो कोशिका विज्ञान भी आपको खत्म करना है। इसमें से गाल्जिकाय का कार्य क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, तारकाय का क्या कार्य होता है, ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये सब सारी कोशिकाओं के बारे में आपको अच्छे से थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एक एक आपके पास अभी टाइम है, क्योंकि एलपी वालों के पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है। वो लो भाई आप रिवीजन पे ही ध्यान करें, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि जो एलपी का फॉर्म डालो टेक्नीशियन में डालें, तो भाई आपका यहाँ पर रिवीजन का काम करेगा, वहाँ पे आप पढ़ाई भी कर लीजिए, दोनों काम आपका तो हो ही रहा है भाई, आप अच्छे से कर लीजिए, यहाँ पे काम आएगा वहाँ पे भी काम आ जाएगा, दोनों जगह आपका काम आ रहा है। उसके बाद विद्युत एवं चुंबकत्व की बात कर लें। विद्युत एवं चुंबकत्व बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले ग्रुप डी में विद्युत एवं चुंबकत्व आया ही आया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसका रेलवे के लिए वर्क पावर एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वर्क एंड पावर एनर्जी को भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, इतना आसान मत समझिएगा, जो चीज़ आपको दिखती है आसान लेकिन होती नहीं है, आवाज सवाल आ जाएगा तो परेशान हो जाएगा। तो वर्क पावर एनर्जी के भी इसके न्यूमेरिकल हल करने हैं आपको, ठीक है, ऐसा नहीं आ जाएगा, न्यूमेरिकल आ जाएगा, ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपको याद करके जाना ही जाना है। रोग आपको याद करना है, रोग के लिए तो याद करने के अलावा और कुछ तरीका है नहीं, तो रोग मानव के जितने भी रोग हैं, चाहे विषाणु से, चाहे जीवाणु से, चाहे कोशिका पादप से हो, कवक से हो, चाहे एक और होता है ना, 3-4 प्रकार से होते हैं ना, कवक होता है, विषाणु होता है, जीवाणु होता है, और एक और होता है जिसमें मलेरिया रोग आते हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा जाके देख लीजिएगा। उसका प्रकाश भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो प्रकाश के तो सारे चीज़, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस,
और प्रकीर्णन वगैरह सारा चीज़ देख ली। ध्वनि भी इंपॉर्टेंट है, ध्वनि भी बराबर एन लैम्डा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये किसकी स्पीच कितनी होती है, मानो कितनी स्पीच सुन सकता है, कितने हर्ट्ज की स्पीच सुन सकता है, कितना नहीं सुन सकता, क्यों नहीं सुन सकता है, ठीक है। तो इस सोनार में कौन सी स्पीच प्रयोग की जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो प्रकाश भी हो गया, ध्वनि भी हो गया। हीट एंड टेम्परेचर पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो हीट एंड टेम्परेचर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ऑक्सीकरण और अपचयन बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ऑक्सीकरण अपचयन आप अच्छे से रिवीजन करके जाइए, किसमें ऑक्सीजन निकलता है, किसमें ऑक्सीजन नहीं निकलता, मतलब किसमें ऑक्सीजन अवशोषण होता है, किसमें से निकलता है, किससे को पाता है, सारी चीज़ें देख लीजिए। 9 तंत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। परिसंचरण के जो तंत्र होते हैं ना, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, अवशोषण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तो ये सारे जो तंत्र होते हैं उनको सारी चीज़ों आप लोग को याद कर लीजिए। ब्लड भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें रही आपके लिए, जो कि साइंस का मैंने एक एक चीज़ टॉपिक पे डिसाइड किया है, मतलब सारी चीज़ आपको वर्णन कर दी, डिस्क्राइब कर दी अच्छे से। तो आप लोग इस तरीके से आप पढ़ेंगे ना 15 चैप्टर, तो आपका एलपी में भी काम आ जाएगा और टेक्नीशियन में भी यही टॉपिक इंपॉर्टेंट काम आने वाले। तो आशा करते हैं कि सारी चीज़ आप लोग को समझ लिए होंगे। बाकी रीजनिंग में देख सकते हैं, रीजनिंग तो आपको अच्छी होगी, क्योंकि काफ़ी सारे अच्छे स्टूडेंटों को रीजनिंग अच्छी है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें मुझे बताने की जरूरत है नहीं, आपको पता है। रैंकिंग, ब्लड रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेलोनिज्म इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम है, सिटिंग अरेंजमेंट है, फिगर काउंटिंग, डाइस एंड क्यूब, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ देता हूँ। रैंकिंग में तो जानते हैं, रैंक आधार डाल किया जाता है। ब्लड रिलेशन रक्त संबंध होता है, न्याय निगमन होता है, वेन आरेख होता है, सिटिंग अरेंजमेंट बैठीकरण होता है, फिगर काउंटिंग जहाँ पर फिगर को गिना जाता है, डाइस तो जानते ही होंगे, दिशा ज्ञान, पूर्व निर्धारणा के सवाल आते हैं, इनइक्वालिटी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नया रेलवे में आया है, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग किसी भी यूट्यूब टीचर से वीडियो देख लीजिएगा कि कौन किसके से बड़ा है, कौन किससे छोटा है। तो 2 कथन दिए जाते हैं, उसमें चिन्ह निर्धारण करना था, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको देख लीजिएगा। फिगर सीरीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिगर सीरीज में ऐसे होता है ना कि आपको 5 ऐसे फिगर दिए जाएंगे, फिर छठवां में पूछा जाएगा यहाँ पे क्या आएगा। तो इस तरीके के जो फिगर सीरीज होता है, इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बड़ा रेलवे में आने लगा। तो इस तरीके के जो 4-5 फिगर दे के छठा में पूछता है, तो इस तरीके से सीरीज देख लीजिएगा। मैथ में देख लीजिएगा, मैथ में भी मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आपको मैथ अच्छे से आता ही होगा। नंबर सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, एलसीएम एचसीएफ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत सारे टीचर एलसीएम एचसीएफ को स्किप करें, भाई इससे सवाल आने ही आने हैं, इसको स्किप मत करना। परसेंटेज तो पता है, बेसिक चीज़ है। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन 2D और 3D से सवाल भर भर के आते हैं। समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज से सवाल आने ही आने हैं, तो आपको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, जो भी से सवाल होने वाले हैं। वर्क एंड टाइम, कार्यों समय से सवाल आने ही आने हैं। अच्छा, इसमें पाइप और टंकी मैंने छोड़ दिया है, तो पाइप और टंकी भी देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ये भी, पाइप टंकी। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब चाल समय दूरी से सवाल आने ही आने, तो इसको भी देख लीजिए। इसमें रेलगाड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो रेलगाड़ी से जितने चाल समय दूरी के होते हैं उसको देख लीजिएगा। बोर्ड एलजेब्रा में सवाल आते हैं ना, x + 1/x = 2 है, तो x का पावर 99 + 1/x का पावर 99 बराबर क्या होगा। तो इस तरीके के जो भी सवाल आते हैं, तो उसको भी आप लोग थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। रेशियो का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो रेशियो से आता ही आता है। एवरेज इंपॉर्टेंट है, CI और SI इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी एक एज चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। एज में होता है ना कि सीता मोहन से 2 वर्ष बड़ी है, बल्कि अपनी माँ से 5 साल छोटी है। तो इस तरीके के भी सवालों को आप लोगों को रिवीजन कर लेना। तो आशा करते हैं कि जो जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताई है, यदि इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को केवल पढ़ाई कर लेते हैं, तो रेलवे में 1 सीट आपकी पक्की है। और आशा करते हैं कि आप मेरे इस सजेशन को मानेंगे और इसी तरीके से पढ़ाएंगे। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ से 25 नंबर आएगा, यहाँ से 25, 25, 50 हो जाता है 40, 100 में से 90 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएगा, जो जितने मैंने टॉपिक बताया। तो आशा करते हैं कि इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे और 1 सीट अपनी पक्का करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, उनको भी बताइएगा ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आपको पढ़ाई करना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो फ्रेंड्स, तब तक मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे अगली वीडियो अपलोड करो तुरंत इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो।